आप सभी को नमस्कार। आज हम शिक्षण संस्थानों के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नामी गिरामी शिक्षण संस्थान हैं। प्रत्येक संस्थान की अपनी शिक्षा की पद्धति है, जहां भिन्न भिन्न तरीकों से बच्चों को शिक्षा दी जाती है और बच्चों को आम छात्र से लेकर मेधावी छात्र बनाने तक की संस्थान के शिक्षक जो मंजिल तय करते हैं वो बहुत ही मेहनत का कार्य है। ऐसा ही एक शिक्षण संस्थान हम पहुँचे हैं श्री साईं इंटर कॉलेज ICSE बोर्ड कैंपस में। शुक्लई स्थित साईं इंटर कॉलेज का शून्य से शिखर तक का सफर कैसे शुरू हुआ, इसके चलते आज ये विद्यालय जिले के प्रमुख विद्यालयों में अपना नाम शुमार करा चुका है। इस शिक्षण संस्थान की क्या विशेषताएं हैं, जो छात्रों के अभिभावक यहाँ पर उनका एडमिशन करा रहे हैं और लगातार यहाँ के छात्र छात्राएं मेधावी के रूप में, टॉपर के रूप में उत्तर प्रदेश में अपना नाम दर्ज कराते हुए अपने माता पिता और गुरुजनों को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज हम इस शिक्षण संस्थान की खूबियों को जानने पहुंचे हैं, यहाँ के हालचाल जाना और यहाँ की प्रत्येक कक्ष से लेकर ऑडिटोरियम, लैब, लाइब्रेरी सहित कक्षाओं पर भी नज़र डाली। छात्राओं से भी बात की। आगे हम छात्राओं ने क्या कहा, छात्राओं से हमने सवाल किए, छात्राओं का क्या जवाब रहा वो भी आपको हम दिखाएंगे। पूरा आपको हम प्रांगण दिखा रहे हैं, परिसर दिखा रहे हैं। ये इसका ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं। यहाँ बच्चे अभी संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। जिले के गिने चुने आधुनिक कॉलेजों में से एक साईं इंटर कॉलेज आज के समय में क्यों खास है, अभिभावकों की पहली पसंद क्यों है, आइए इस बारे में जानेंगे। साथ ही बहुत से ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके भविष्य का सफर तय करते हुए उनकी मंजिल सुनिश्चित करता है। हमारी इस रिपोर्ट के अंदर अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निकल के सामने आती है कि अभिभावक किस तरह के स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं, छात्रों का एडमिशन कराएं, ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाने के साथ साथ मेधावी होने का गौरव प्राप्त कर सकें। वर्तमान में बोर्ड परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। सभी बच्चे, इंटर हाई स्कूल के बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। प्रधानाचार्य प्रबंधक के जरिए हम जानेंगे कि बच्चे कैसे बोर्ड का एग्जाम दें, किस तरह से कापियों को लिखें। प्रबंधक, शिक्षक और छात्राओं से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। उसके लिए हम टिप्स भी जानेंगे कि कौन कौन सी टिप्स हैं, इन टिप्स के जरिए अच्छा पेपर हो सके। सर के निरीक्षण के साथ आगे की बात शुरू करते हैं। और हर स्टेट के पास में टॉयलेट दिए गए हैं, बॉयज़ गर्ल्स स्टाफ के सब। ये स्कूल की कंप्यूटर लैब है और इस कंप्यूटर लैब में 40 कंप्यूटर एक्टिव है। 40 कंप्यूटर मोस्टली होता ये है कि स्कूलों में कुछ डमी बॉक्स टाइप का रखे रहते हैं। हम हर बच्चे को सेपरेट कंप्यूटर्स देते हैं। हमारे कंप्यूटर टीचर हैं निगम सर, आप आफ्ताब आलम असिस्टेंट हैं। ये सब लोग लग करके बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। यदि बच्चे का कोई इश्यू होता है तो वहाँ पर ये प्रोजेक्टर हमने लगा रखा है और इस प्रोजेक्टर से हेल्प किया जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई ऐसा इशू ना आए जो बच्चा लैब को अच्छे से न कर पाए। साईं इंटर कॉलेज के प्रबंधक TK वर्मा से हमने बात की तो ऐसी चीज़ें निकल के आई जो बच्चों के भविष्य के साथ घातक हो सकती हैं। अगर बच्चे स्कूल में एडमिशन कराने के बाद कोचिंग करते हैं, कोचिंग में कौन कौन सी सुविधाएं नहीं होती इस पर भी जानेंगे, और कॉलेज में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं और कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, इन पर भी हम जानकारी लेंगे। आइए पहुंचते हैं केमिस्ट्री लैब में, अब यहाँ के बारे में जानते हैं। ये स्कूल की केमिस्ट्री लैब है। ग्रेड वाइज स्टूडेंट क्लास 6 टू क्लास 12 जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चे आते हैं। ग्रेड वाइज ये मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता है कि लैब को जब गए तो लैब इक्विपमेंट्स के बारे में ही नहीं जानते हैं कि ब्यूरेट क्या है, पिपेट क्या है, कोनिकल फ्लास्क क्या है, बीकर क्या है, टेस्ट ट्यूब क्या है, कैसे हम लैब को यूज़ करेंगे, इसके बारे में ग्रेड वाइज उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है बिफोर प्रैक्टिकल। और ग्रेड वाइज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केमिस्ट्री लैब में आ करके अपडेटेड लैब जैसा कि आपको सबको दिख रहा है, प्रॉपरली बच्चों को सिखाया जाता है। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जाती हैं। बच्चे प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, टाइमली उसको चेक किया जाता है, टीचर्स हमारे वाइवा देते हैं। इस तरह से टाइम टू टाइम एकेडमिक को बेस्ट करने के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली स्कूलों में क्या होता है कि लैब को सेकेंडरी कर देते हैं, या तो लैब है नहीं या फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। ऐसे में साइंस का ज्ञान अधूरा होता है। जैसे कि आज का एक ट्रेंड चला है डमी स्टूडेंट्स। डमी स्टूडेंट्स क्या होता है
बच्चा जाकर कहीं एडमिशन ले लेता है, कोचिंग क्लास करता है, किसी भी कोचिंग में प्रैक्टिकल लैब की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में वो बच्चा जा करके कल जेईई या नीट में डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा तो उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो फुलफिल नहीं होगा, आधा अधूरा होगा। ऐसे में वो देश की सेवा अच्छे से नहीं कर सकता। तो मेरा ये सजेशन है सभी स्कूलों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए कि डमी स्टूडेंट्स को कोचिंग के साथ साथ डमी एडमिशन ना कराएं, किसी रेगुलर में ग्रेड वाइज बच्चे को आगे चलने दें कि बच्चा जो भी सीखे अच्छे से सीखे और देश की सेवा अच्छे से करे। जैसे क्लास 6 ग्रेड का स्टूडेंट हमारे लैब को आया तो सबसे पहले ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट की ये ट्यूब है, ब्यूरेट की ये टैप लगी हुई है, टैप को कैसे ओपन किया जाएगा, कैसे क्लोज किया जाएगा, स्टैंड पे कैसे हम ब्यूरेट को होल्ड करेंगे। ये पिपेट है, पिपेट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कि पिपेट का यूज़ क्या है, ट्राइटेशन एनालिसिस में कैसे इससे हम सक करके लिक्विड को लेते हैं, फिर कैसे इस बीकर में हम इसको डालते हैं और बीकर का मेजरमेंट क्या होता है। इस तरह से ये मेजरिंग फ्लास्क जो होते हैं, इस तरह से जो ये हमारे कोनिकल फ्लास्क होते हैं, तो ये सारे जो इंट्रोडक्शन है, फिर ये फ्लैम कैसे यहाँ पर लाइट इसको जलाया जाता है, कैसे गैस को हम ओपन करेंगे, ट्यूब को एक धुलना है, क्लीन करना है, तो इस तरह से सप्लाई है, सप्लाई में कैसे धुल करके हम इसको रखेंगे। अच्छे से बच्चे को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है और इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो बच्चा इजी गोइंग प्रैक्टिकल करता है, उसको कहीं पर कोई प्रकार की समस्या। क्लास 6 से ही बच्चे लैब में आने लगते हैं। क्लास 6 से ही बच्चे आते हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक। इवन 4th और 5th वाले जो उनको प्राइमरी जो बेसिक नॉलेज है, जैसे विज्ञान आओ करके सीखें, तो ये बहुत पुरानी है, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, सभी ने पढ़ा, विज्ञान आओ करके सीखें। इसीलिए कहा गया कि विज्ञान की पढ़ाई मात्र कक्षा में नहीं हो सकती जब तक बच्चे को हम लैब नहीं दिखाएंगे कि कैसे उसने ऑक्सीजन को बनाया, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, कैसे रिएक्शन हुआ। जब वो देख लेता है अपनी आँखों से तो फिर उसको प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाता है और वो फिर परमानेंट नॉलेज होता है, बच्चा उस बात को कभी भूलता नहीं। ISC एग्ज़ाम्स के लिए गाइडलाइन है काउंसिल की कि आप रूम के अंदर बेंच पे बच्चे को बिठा करके आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते। इसके लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल की नीड होती है। ये 1000 स्क्वायर फीट का एग्ज़ामिनेशन हॉल है, जैसा कि आपके सामने है, आप देख रहे हैं। और इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में ICSE मीन्स क्लास 10, ISC मीन्स क्लास 12 का भी जो एग्ज़ाम आगे होगा, बच्चे इसमें बैठ करके सेपरेट एक बच्चे को चेयर और टेबल दी जाती है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, अच्छे से आंसर बुकलेट को राइट करे, किसी प्रकार की कोई उसको घबराहट ना हो। वेंटिलेटेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर गेट लगे हुए हैं, ये सारी विंडोज ओपन हो जाती हैं और सामने माँ सरस्वती विराजमान है। बच्चे आशीर्वाद ले करके अपनी परीक्षा को देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा होने से बच्चे के अंदर एक जो फीलिंग्स आती हैं एग्ज़ाम्स की, वो एक अलग टाइप की आती है। ये क्लास 7th B है, क्लास 7th B के स्टूडेंट हैं। ये केमिस्ट्री का पीरियड है। आप विशाल शर्मा जी हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप कंटिन्यू रखिए सर। Here is the revision class in which the question is asking that what is air pollution, name any 3 air pollutants and their harmful effect. What is air pollution? The air pollution is that the contamination that is present in the atmosphere or in the form of the air. This is called air pollution, in which harmful effect complies in the air. The pollutants are carbon dioxide, carbon monoxide. These are the pollutants of air pollution. The question is same, what is air pollution and how can you explain this? So basically the contamination of air with unwanted substance from or foreign element from natural or man-made substance which have a harmful effect on both living or non-living thing is called air pollution. There are so many air pollutants in which 3 are carbon dioxide, carbon monoxide and sulfur dioxide.
ये हमारी स्टेयर्स हैं जहाँ से बच्चों का आना जाना रहता है। ये इमरजेंसी एग्जिट का साइन बना हुआ है। मोस्टली जब बॉयज़ और गर्ल्स के वॉशरूम कॉमन होते हैं तो इस तरह के इशू आते हैं लेकर के नए नए, जैसा कि हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। ये अच्छे से इस पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैंने गर्ल्स के वॉशरूम, जैसा कि सर आप दिखा सकते हैं, गर्ल्स के वॉशरूम मैंने सेपरेट कर रखा है। इस साइड में ये गर्ल्स के वॉशरूम है और बॉयज़ के वॉशरूम ये स्टेयर के साइड में है। ये वॉशरूम बॉयज़ के हैं, जिससे कि गर्ल्स और बॉयज़ सेपरेट। श्री साईं इंटर कॉलेज अपने आप में काफ़ी आधुनिक है, हरियाली भी है यहाँ पर, काफ़ी पेड़ पौधे रोपण, नर्सरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में बच्चों के द्वारा बनाई गई तमाम ऐसी कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पर शिक्षा की देवी माँ सरस्वती के साथ तमाम महापुरुषों की तस्वीरें जो भारतीय इतिहास को समेटे हुए हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का, उनको प्रेरणा देने का काम करती नजर आती है। हम इस कॉलेज के लाइब्रेरी में पहुंच रहे हैं। लाइब्रेरी में आपको दिखाते हैं कौन कौन सी पुस्तकें और कितनी मात्रा में हैं। क्वांटिटी देख के ही जान जाएंगे, बहुत बड़ा संग्रह है यहाँ पर। लाइब्रेरी के संग्रह के साथ साथ दीवारों के चारों तरफ लगी वैज्ञानिकों की तस्वीरों के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी है। इसमें स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का शेड्यूल है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आते हैं और बैठ करके सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। सभी एडवांस बुक्स लगी हैं अलमीरा में। और जैसा कि साइंटिस्ट के बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हमने दोनों चीज़ों पे बैलेंस बना के रखा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने साइंस में अच्छा किया, समाज के लिए अच्छा किया, किसी फील्ड में जो बहुत बेस्ट किए हैं, उनके फ़ोटोज़ हमने दे रखा है कि बच्चे कुछ भी पहचाने कि तो वो एक उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और बच्चों को अच्छे से चीज़ें पता रहती हैं, याद रहती हैं और सॉलिड नॉलेज बनता है। नहीं करने पर थैंक यू सर। तो सर ये बताइए कि बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसमें सभी बच्चे जो स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, जी बेहतर करने के लिए बोर्ड में टॉप पोजीशन आए, अच्छे नंबर आए, जी उनकी मेहनत सफल हो, इसके लिए कौन सी टिप्स देना चाहेंगे, इसमें बताइए जरा। जी एक्चुअली बोर्ड में सर लगभग 50 लाख के लगभग छात्र बैठते हैं, बट बोर्ड परीक्षा में कुछ ही छात्र बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो सभी बच्चे जानें, इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है कि जन जन तक के बात पहुँचे और बच्चे अच्छा करने की कोशिश करें। तो कुछ मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ। जब तक वो टिप्स बच्चों को सर नहीं बताई जाएंगी और बच्चे जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक अच्छा तो सभी करते हैं, बट एक बेस्ट लाइन होती है, वो करने के लिए ये टिप्स इम्पॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे करें। सपोज मेरिट आपकी कैसी बनेगी, जैसे पिछली बार के रिजल्ट में हमारी छात्रा नाइला उबैद ने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। क्लास 12 के भी हमारे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मेरिट में रहे। तो इस प्रकार से इन बच्चों से कराने के लिए हम लोग टिप्स देते हैं, बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं, तब ये हो पाता है। उसकी इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है सर? मेरिट तब अच्छी आएगी जब बच्चा कुछ सब्जेक्ट को अवॉइड करता है कि अरे पढ़ लेंगे, वो तो बहुत आसान विषय है, नंबर ले आएंगे। उनमें पहला विषय हिंदी है। हिंदी में 100% मार्क्स लाना बहुत कठिन काम है। तो हिंदी में अधिकतम मार्क्स आप कैसे लाएं? हिंदी में सपोज जीवन परिचय जब आप लिखें, तो जीवन परिचय लिखते समय जिस पेज पर जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, उसके दाहिने साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर पर पासपोर्ट साइज का तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, महादेवी वर्मा, जो भी है जिसका जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, उसके पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य बनाएं। फोटो के नीचे जन्म तिथि, मृत्यु तिथि आप संक्षेप में डाल दें और इसके बाद जब लिखें तो सरल से सरल भाषा लिखें, बहुत क्लिष्ट भाषा न लिखें, क्योंकि क्लिष्ट भाषा का जो शब्दकोश होता है वो कॉन्टिन्यूअस अच्छा नहीं रह पाता है, तो फिर आपकी लेखनी खराब होती है। सरल भाषा में लिखें और आप अपनी बात को लिखें, रटी रटाई बातों को न लिखें। जब आपका आंसर पूरा हो जाए तो आप काले स्केच पेन से लाइन खींच दें। प्रत्येक खंड को करने से पहले प्रत्येक उत्तर को देने के साथ साथ
काले स्केच पेन से प्रश्नोत्तर संख्या पूरा शब्द लिखें और उसके नीचे खंड डालें, फिर आप उत्तर लिखना प्रारंभ करें। मुख्य हेडिंग को मध्य में डालें, सहायक हेडिंग को साइड में डालें। मुख्य हेडिंग के जो नंबर हैं, वो जो डिजिट्स हैं वो होल डिजिट्स लें, और जो सहायक हेडिंग्स हैं उनके रोमन अंकों में उनकी हेडिंग को लें। ये विशेष ध्यान रखें। और भाषा के अलंकरण को, भाषा को और सुशोभित करने के लिए अच्छे से अच्छे उपाय आप सोचें। हाइलाइटर का यूज आप कर सकते हैं, और जब आपका उत्तर समाप्त करें तो काले स्केच पेन से लाइन अवश्य खींच दें। यही बात अंग्रेजी विषय में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी विषय में लंबे उत्तर देने के लिए बच्चे रटते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी रटा रटाया उत्तर नहीं लिख पाते हैं। उसके लिए आप सरल से सरल तरीका अपनाएं, ट्रांसलेशन सीखें और हिंदी में उसके सारांश को, उत्तर को समझ लें, और जब प्रश्नोत्तर आपको देना हो तो उसी को उठा करके ट्रांसलेट कर दें। चाहे आपको ऐसे लिखना हो, चाहे आपको बड़ा उत्तर देना हो, कुछ भी हो, जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश की बैकबोन है। यदि बच्चे को ट्रांसलेशन आता है तो मैं ये जानता हूँ कि इंग्लिश में वो अच्छे से अच्छे मार्क्स बच्चा ला सकता है और लाता है, और हमारे बच्चे लेके आए हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसा कि पिछली बार हमारे बच्चों ने किया। अब गणित में आते हैं। गणित में कई बार ये होता है कि इन्विजिलेटर्स बताते हैं कि रफ इस पेज पे करिए, फिर आप इस पेज पे करिए। प्लीज आप कंफ्यूज ना हो। आप रफ वर्क जहाँ पर आप कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर दे रहे हैं, हल कर रहे हैं, उसी के साइड में आप लाइन खींच दें। लाइन खींचने के बाद रफ वर्क लिख दें। नीले पेन से रफ करें, पेंसिल से रफ ना करें, क्योंकि पेंसिल से रफ कार्य नकल माना जाता है, चीटिंग मानी जाती है। पेन से रफ करने के बाद एक बार उसको क्रॉस कर दें और फिर आप उत्तर लिखें। जो आप हल करने में जो भी सूत्र, उपयुक्त सूत्र का जो प्रयोग आप कर रहे हैं, उसको आप साइड में बॉक्स बना करके डाल दें, और फिर उस जब सूत्र को आप बॉक्स में डाल देंगे तो एग्जामिनर को एग्जामिन करने में बहुत सुविधा होगी और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही बेसिक बात बताई आपने। अब आप बताइए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इसके अलावा और जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है स्कूल में, इस तरह से इसके बारे में बताइए। सर, ये ऐसे विषय जो साइंस स्ट्रीम के विषय होते हैं, साइंस स्ट्रीम में बच्चा पहली गड़बड़ी ये कर जाता है, उसको यदि किसी प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा पता है तो लंबा उत्तर लिखता है। साइंस में नहीं किया जाता है। जितना पूछा जा रहा है मात्र आप उतना ही उत्तर दीजिए। अपनी विद्वता का प्रदर्शन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बायोलॉजी में उत्तर देते समय जो डायग्राम आप बनाएं वो औसत डायग्राम बनाएं। डायग्राम की जब आप लेवलिंग करें तो दाएं साइड में लेवलिंग करें, सीधी लाइनें खींचकर लेवलिंग करें। लेवलिंग कैपिटल लेटर में करें। डायग्राम के नीचे डायग्राम का नाम अवश्य लिखें। यदि आपको लगता है कि प्रश्न में डायग्राम नहीं पूछा गया है, लेकिन हम डायग्राम बना करके यदि उत्तर देते हैं तो हमारा उत्तर बहुत प्रभावशाली होगा, तो डायग्राम का उपयोग आप कर सकते हैं और करिए। उदाहरण मैं बताऊं आपको कि मैं सर आपको दो चीज़ें देता हूं, एक फोटो और एक लेटर। तो आप पहले क्या देखेंगे? फोटो। इसलिए देखेंगे क्योंकि जो हमारे नेत्र दर्शन का ज्ञान होता है वो बहुत प्रभावशाली ज्ञान होता है। इसलिए आप उपयुक्त, अच्छा, सुंदर डायग्राम अवश्य बनाएं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की रही बात, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से मत डरें आप, सरल न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी विषय के अधिकांश छात्र न्यूमेरिकल देखते ही उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपनी कोशिश करें और आपसे कुछ न्यूमेरिकल भले अटक जाएं, अधिकांश न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे उत्तर देना रहता है। जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके चलें, रिएक्शन को अच्छे से लिखें, और जब आपके पास पूरा उत्तर आप दे लें, प्रश्न पत्र जब आप सॉल्व कर लें तो एक बार पुनः मिलान कर लें कि जो हमने उत्तर दिया है उसके ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या लिखी है या नहीं लिखी है, या प्रश्न में कोई चीज़ आधी अधूरी है उत्तर में
तो उसे आप पूर्ण कर लें। और जब भी आप भाषा लिखें तो ये जरूर ध्यान रखें कि कहाँ कामा लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ से पैरा चेंज होगा, पैरा चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। और यदि ए कॉपी के साथ बी उत्तर पुस्तिका आप लेते हैं तो जो आपकी अ उत्तर पुस्तिका है, जिसको हम ए उत्तर पुस्तिका भी कहते हैं, तो अ उत्तर पुस्तिका के ऊपर दाईं ओर काले स्केच पेन से ये अवश्य लिखें, प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या बराबर आ प्लस बा। सा उत्तर पुस्तिका नहीं होती। आ प्लस बा या आ प्लस 2 बा या आ प्लस 3 बा आप लिखें। और यदि अंग्रेजी माध्यम के छात्र आप हैं तो ए प्लस बी या ए प्लस 2b या ए प्लस 3b लिखें। और दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को जब आप टाँकें धागे से तो ज़्यादा किनारे धागा ना हो, धागा को किनारे से कुछ स्पेस प्रॉपर छोड़ करके अच्छे से होल बनाएं और धागा डबल करके डालें और 2-3 गांठ मार दें, तो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं कभी भी अलग नहीं होंगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके यहाँ ICSE बोर्ड चल रहा है जी। इसकी शुरुआत में आपने जो इस तरह से एडमिशन हुई और शिक्षकों को रखा पढ़ाई की, क्या गुणवत्ता आप लाए, इसके बारे में बताइए। सर, ICSE बोर्ड और ISC का जो सिलेबस होता है बहुत ही अपडेटेड सिलेबस है, बहुत बृहद सिलेबस होता है, बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। बट एक दिक्कत 12 में जो सबसे बड़ी है वो ISC और ICSE फैकल्टी की होती है। तो हम अधिकांश फैकल्टी लखनऊ से लेते हैं, कुछ यहाँ की भी फैकल्टी है हमारे पास, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए हम अपने टीचर्स को प्रॉपर ट्रेंड करते हैं। उस ट्रेनिंग में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं। जैसे यूनिट वाइज हम टेस्ट कराते हैं और बच्चे के जब 2-3 यूनिट फिनिश हो जाते हैं तो पर डे HPQ जाता है। HPQ मीन्स होम प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। हर विषय में मिनिमम 2 क्वेश्चन अवश्य दिए जाते हैं। जब नेक्स्ट डे टीचर अपने क्लास को जाता है तो जो HPQs के क्वेश्चन हैं पहले उस पर चर्चा होती है। यदि कोई डाउट है तो बच्चे को डाउट क्लियर कराया जाता है। इसके बाद जब हम क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम जब कराते हैं, उसकी जब PTM करते हैं तो जो आंसर बुकलेट्स होती हैं छात्र छात्राओं की वो पेरेंट्स को दे देते हैं कि पेरेंट्स अच्छे से चेक कर लें कि जो उत्तर पुस्तिका जांची गई है वो अच्छी तरह से जांची गई है, बच्चे का कोई प्रश्न उत्तर छूटा तो नहीं है, बच्चे को अंक ठीक से मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो पूरी व्यवस्था को हम पारदर्शी रखते हैं, इसलिए शिक्षकों पर एक दबाव रहता है कि यदि गुणवत्तापूर्ण हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो बच्चे उत्तर पुस्तिका में अच्छा लिख नहीं पाएंगे और यदि गड़बड़ कॉपी चेक कर देंगे तो फिर हम पकड़ में आ जाएंगे। तो प्रबंध जो कमेटी है स्कूल की वो फिर हमारे ऊपर दबाव बनाएगी और हम हटाए भी जा सकते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए सर रात दिन एक करना पड़ता है, तभी हम बच्चों को अच्छा दे सकते हैं। और यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो ICSE और ISC में बच्चे को हम बेस्ट नहीं दे पाएंगे। हमारा पहला ISC बैच है, ICSE का हम रिजल्ट दे चुके हैं। ICSE के पुराने रिजल्ट में मैक्सिमम जो परसेंटेज है हमारे बच्चे का वो 97.78% बच्ची हमारी प्रतिमा वर्मा है, उसने प्राप्त किया था। इसके पहले सफदरगंज का एक निखिल गुप्ता बच्चा है, उसने प्राप्त किया था अच्छे मार्क्स। तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों पे गर्व करता हूं और मैं आपको ये पहले से पूर्व बताना चाहता हूं कि जो अभी ISC का एग्ज़ाम हमारा होने जा रहा है इसमें हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा करेंगे। एकेडमिक के साथ साथ बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए नीट, JEE, क्लैट और CA इनके फाउंडेशन कोर्सेस हम चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साइंस स्ट्रीम के साथ ह्यूमैनिटीज़ भी है, कॉमर्स भी है। तो JEE नीट का जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको 0 पीरियड में उसके पीरियड हम एकेडमिक के पीरियड सेपरेट रखते हैं, JEE नीट के पीरियड सेपरेट रखते हैं, उसकी फैकल्टी हमारी सेपरेट है। टाइम टू टाइम यूनिट वाइज हम उसके ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं और टेस्ट की जो रिपोर्टिंग होती है वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। ये बताना चाहूँगा
कि मेरा ये हमेशा मेरी सोच रहती है कि पेरेंट्स पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरा यहाँ के ज़िले के जनपद के सभी विद्वज्जनों से करबद्ध अनुरोध है कि इन बच्चों की सेवा में कोई कोर कसर न छोड़ें। ये सर हमारे और आपके लिए ईश्वर तुल्य हैं और यही देश के विकास की नींव है, और इन पे जितना हम अच्छा काम कर सकते हैं अवश्य करें। मैं जय भारत, जय हिंद, जय विज्ञान कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता वर्मा जी, आप यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं। जी कोविड काल में आपका ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। जी आज इस शिखर की ऊंचाइयों में जिले के जाने माने कॉलेजों में अपना नाम दर्ज करा चुका है। जी इसकी शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे आपने बरकरार रखा और दिन पर दिन बढ़ाया, इसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, जैसे कि हम पहला देख लें तो होम प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को एक दिन पहले कुछ क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे मिनिमम 2 क्वेश्चंस हम हर सब्जेक्ट में उनको देते हैं, जिससे एट द एंड ऑफ द मंथ वो 50 क्वेश्चंस के साथ वो तैयार हो जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को देने के बाद नेक्स्ट डे जब बच्चा स्कूल आता है तो टीचर जो है उस पर वर्क करता है, जो भी डाउट्स हैं उनके वो क्लियर करता है, और उसका रिटन टेस्ट या फिर वर्बल टेस्ट जो भी पॉसिबल हो सकता है वो लेता है। इसके साथ साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी चलाते हैं। मॉर्निंग में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का अपना एक अलग शेड्यूल बना हुआ है, और मॉर्निंग में जब बच्चे आते हैं तो बाकी बच्चे असेंबली के लिए जाते हैं, और जिन बच्चों का शेड्यूल है वो अपना हॉल में जाते हैं, और उस हॉल में हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम बच्चों को सेंटेंसेस पहले से बता दिए होते हैं, वो अपनी डेली लाइफ में उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद वो बच्चे यहाँ पे बोलते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश एनहांस होती है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब मैंने देखा था बच्चों के अंदर बहुत सारी हेजिटेशन वगैरह थी, लेकिन जब से ये प्रोग्राम रन हुआ है तब से बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है वो रिमूव हो गई है, और अब वो अपनी डेली लाइफ में, स्कूल लाइफ में इंग्लिश को ज़्यादा इन्वॉल्व करने लगे हैं और इंग्लिश बोलने लगे हैं। इसके साथ साथ जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह हम कराते हैं क्वालिटी एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए। प्रैक्टिकल्स में हम बच्चों को ग्रेड के अकॉर्डिंग जहाँ पे इक्विपमेंट्स पहचानने होते हैं हम उनको लैब्स लेकर के जाते हैं। हमारे पास हर एक तरीके की लैब्स अवेलेबल हैं, लाइक कंप्यूटर लैब्स हैं, फिज़िक्स लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब हैं और बायोलॉजी लैब है। तो इसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो छोटे बच्चे हैं अगर लाइक 6th 7th के, तो उनके अकॉर्डिंग, ग्रेड के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल्स को वहाँ कंडक्ट कराते हैं। 9th to 12th में प्रॉपर प्रैक्टिकल्स जैसे काउंसिल का है, जिसमें जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो उनको वहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमारे स्कूल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। पद्मा वर्मा जी, आप साई इंटर कॉलेज सुकलई ब्रांच से थीं। इस बार आपने हाई स्कूल में टॉप किया था, तो आपको क्या बेस्ट है लग रहा है यहाँ पर, और क्या इसके बारे में बताना चाहेंगी? तो 10th के बोर्ड्स के लिए तो इतना ही कि टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे, तो जो नोट्स बनवाते थे टीचर, बस उतना ही पढ़ना होता था, उससे पूरा पेपर हो जाता था। PYQs भी हमें करा दिए गए थे, सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल थे, वो सारा कराया गया था, और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बीच में टाइम भी था, तो उसकी वजह से अच्छे से हो गया था नोट्स पढ़ के केवल। और इसके अलावा यहाँ पे अभी 11th में तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि JEE का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्लैट और कॉमर्स स्ट्रीम में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और JEE का एग्ज़ाम जैसा होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, और नीट का हमारा पूरा एकदम OMR के साथ में पूरा होता है। तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर, तो उसमें क्या अच्छाइयाँ, क्या खूबियाँ हैं, कैसे उसको आप लोग समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें JEE के लिए मतलब एकेडमिक सेक्टर के अलावा स्पेशल टाइमिंग दी गई है, 1 आवर की इन द मॉर्निंग। 1 आवर की हमारी स्पेशल क्लास होती है सिर्फ JEE और नीट के लिए, जिसमें हम अपने डाउट्स पूछते हैं। टीचर जो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं वो जो नीट के लिए लेकिन या JEE के लिए ज़रूरी है वो पढ़ाते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न भी कि एकदम उसी लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि JEE का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, और नीट का जैसे होता है वैसे एग्ज़ाम होता है एकदम प्रॉपर। जसवाल जी, आप हाई स्कूल तक साइंस स्ट्रीम से थीं, आपने ह्यूमैनिटीज़ को अडॉप्ट क्यों किया, इस बारे में बताइए। Firstly, I would like to introduce myself. I'm Arya Jaiswal, and I have been the second runner-up. I have been the runner-up in mathletics competition that was held in Sales. And my main motive behind opting for humanities is, yes, I agree with the fact that is one of the most underrated fact that humanities is not a good subject. But when you go into the depth of it, it is.
It makes you aware about what has happened, what is happening, and how much important it is. And mostly, like, people do choose science stream just because of the burden, because they consider that only who choose science as their stream are brilliant, and those who choose humanities are not. But that's not the case. You must choose what you feel good, and that is what is important, because you can do good only what is fine to you. That's all. That's why I chose humanities over science. बहुत से स्टूडेंट में देखा जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, पढ़ाई को लेकर के भागते हैं, एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ही बर्डन हो जाता है और उसमें दिक्कत उनको लगने लगती है। ऐसा क्या है, क्यों प्रेशर आता है इतना? ऐसा प्रेशर, इसका पीछे रीज़न सबसे बड़ा तो ये है, बिकॉज फ्रॉम ऑलवेज लाइक दे आर फोर्स्ड दैट यू हैव टू डू इट। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि करना नेसेसरी क्यों है, बस उन्हें ये बताया जाता है कि तुम्हें करना है। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, एंड अनदर थिंग इज़ दैट वेन एवर यू डू फोर्स थिंग्स यू कैंट गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये मेनली इसी वजह से आता है। As we all know that the mantle of responsibility gets transferred from one generation to other if the first generation is unable to do the fact. Like we can take an example. अगर एक फादर है और वो एक डॉक्टर बनना चाहता था बट वो नहीं बन पाया, तो अब वो अपने चाइल्ड के ऊपर ये सबसे पहला यही उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा दैट यू हैव टू बी अ डॉक्टर, नो मैटर उसका जो बेटा है या फिर बेटी है, दे वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और नॉट। सो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग दैट दे डोंट वॉन्ट टू डू. And the second thing, when it comes to the pressure of boards, actually this is because we feel that boards, actually the thing is that all, like everyone around us take board as, oh my god, this is such a big milestone that we have to crack, but it is not. You just need to do it well, you have to prepare well, and things will go well. As you do in the normal examination, the board is the same as you do, but the thing is you need to prepare yourself. Instead of being frustrated, instead of feeling the pressure, you just need to prepare well. And if you are prepared, if you have read your books, and if you are being consistent, nothing can pressurize you. That's all. Thank you. ईसा वर्मा जी, आप 7th की स्टूडेंट हैं। अभी तक आपको ऐसा क्या लगता है कि एक बेस्ट स्टूडेंट को अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल में क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उसको किसी चीज़ में कोई कमी ना महसूस हो? फर्स्टली यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, एंड मैं जहाँ पहले पढ़ती थी उस स्कूल में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो स्कूल में, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मैं बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा है। मेरे नेबरहुड्स में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अदर स्कूल में पढ़ते हैं, बट वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर लैब एंड प्रोग्रामिंग। टीचर हमें बहुत ब्रीफ में, डिटेल में हम लोग को कंप्यूटर लैब में बताते हैं कि हमें कैसे प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट हमें बताते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में हम लोग की डेली सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, ग्रुप पे सेंटेंसेस आते हैं, उसको हम लोग को प्रिपेयर कराया जाता है। देन वी हैव हम लोग को बुलाया जाता है स्टेज पे, देन हम लोग को बोलना रहता है, वहाँ पे बहुत सारे हम लोग को टॉपिक्स भी मिलते हैं, उसको भी प्रिपेयर करते हैं। एआई भी हमें हमारी क्लास में है, और उसके बारे में रोबोटिक्स के बारे में भी हमें बताया गया है। लैब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम एक बार किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल कर लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए स्कूल में हर एक सब्जेक्ट में, मेनली साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो में हमारी लैब होती है। वीक में एक बार तो हमें ले जाया जाता है एंड हम लोग को प्रैक्टिकल कराया जाता है। आयुषी रावत जी, आपने कैरियर के लिए क्या सोच रखा है, उस बारे में बताइए। I chose humanities over science in this school because I like the subject very much, और मैंने इसमें इंटरेस्ट क्लास 10th में बिल्ड किया, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया एक सिविल सर्वेंट बनने का। और इस स्कूल में मतलब क्लैट की, यूपीएससी और सब चीज़ की क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, सब प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट भी आता है। अंगनमा जी, आपने 10th में आर्ट लिया है, क्या बनना चाहती हैं, क्या सोच के लिया है सब्जेक्ट? सर, अकॉर्डिंग टू मी मुझे आर्ट अच्छी लगी और इसमें इंटरेस्ट था। बाकी हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं आर्ट के थ्रू, और आर्ट में कई फील्ड्स हैं, एज अ रंगोली, या हम लोग को अगर कंपटीशन लाइक अच्छे लगते हैं तो कंपटीशन में भी आगे दे सकते हैं। और इस वजह से मुझे मैंने आर्ट लिया, मतलब मुझे अच्छा लगा।
अब बच्चों की फैकल्टी की तरफ चलते हैं। साइंस कॉलेज का ए ब्लॉक, इसमें नर्सरी टू क्लास 5 क्लासेस चलती हैं। ये इसका ऑफिस है और ये छोटे बच्चों की क्लासेस हैं। क्लासेस में प्रोजेक्टर हर क्लास में प्रोजेक्टर दिया गया है, बच्चे अच्छे से अच्छा सीख सकें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो बच्चों को पढ़ाई में बैठने में। इसलिए एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स मैक्सिमम रखे जाते हैं। और इस समय लंच कर रहा है, हमारे सभी छोटे बड़े बच्चे जो इंजॉय कर रहे हैं। और ये सभी डेकोरेटेड क्लास है। जैसा कि मैं सर से बोलूँगा कि हर क्लास में प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आप दिखा सकते हैं। इस तरह से क्लास लगी है, छोटे बच्चे और लंच करने के बाद अभी जब लंच फिनिश होगा तो इन बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होंगी।